हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। एंड आज के इस सेशन में मेनली हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर है अपना क्लास 12th का, जीवों में जनन। और उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कायिक प्रजनन एवं इसकी विधियां। लास्ट सेशंस में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर और अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों को हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कायिक प्रजनन क्या है और पौधों में किन किन विधियों से कायिक प्रजनन संपन्न होता है, क्या कारण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कारण है कि अलैंगिक प्रजनन की जगह पर पौधों में हम शब्द कायिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये देखिए, पौधों के जो कायिक भाग है या वेजिटेटिव पार्ट हम कहते हैं, तो पौधों के कायिक भाग का मीनिंग होता है जड़, तना, पत्ती। इन भागों के द्वारा भी नए पौधों का या नए सूक्ष्म पौधों का निर्माण करने की क्षमता पौधों में पाई जाती है। अतः यह प्रजनन सामान्य रूप से कायिक प्रजनन कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में अगर आप पढ़ते हैं तो साधारण रूप में याद रखिए, पौधों में उच्च वर्गीय पौधों में पाए जाने वाले प्रजनन का वह प्रकार जिसमें उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती मुख्य रूप से नए पौधे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, वह विधि कायिक प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ पे कायिक प्रजनन मतलब आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से कायिक प्रजनन आपको मिलेगा पौधों में। जब भी हम पौधों की बात कर रहे हैं तो यहाँ मुख्य रूप से याद रखिए हम बात करते हैं पुष्पीय पौधों की, क्योंकि क्लास 11th में आपने पादप जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों को पढ़ा है। तो पुष्पीय पौधे अर्थात आवृत बीजी पौधों की ही हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कायिक प्रजनन पौधों में है। दूसरा, जब आप कायिक प्रजनन पढ़ते हैं पौधों में, उस समय याद रखिएगा कायिक प्रजनन में मुख्य रूप से पौधों के कायिक भाग का उपयोग पाया जाता है। और कायिक भाग ये सभी को आपको क्लियर है, जड़, तना, पत्ती को हम सामान्य रूप से वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग कहते हैं। दूसरा आप याद रखिए, जो कायिक प्रजनन के अंग है, ये कायिक प्रजनन के अंग मुख्यतः अनुकूल परिस्थिति में नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो ये भाग याद रखिएगा, ये नए पौधों का निर्माण करेंगे अनुकूल परिस्थिति के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कायिक प्रजनन की कितनी विधियां हैं। कायिक प्रजनन की जब हम मुख्य रूप से विधियों को पढ़ते हैं तो विभिन्न विधियों में पौधों के अलग अलग भागों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। पहला आप देखिए कंद, दूसरा आपका विधि है जिसमें पौधे प्रकंद या राइजोम का उपयोग करते हैं। तीसरी विधि में आप याद रखिए घनकंद का उपयोग किया जाता है। तीसरा के बाद जो फोर्थ हम पढ़ते हैं, फोर्थ में आप याद रखिएगा यहाँ पे कलिका या बल्बिल्स, इंग्लिश का नाम ही लिखूंगी मैं क्योंकि हिंदी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बल्बिल्स या सामान्य रूप से इसको कलिका कहते हैं। तो बल्बिल्स का निर्माण यहाँ पर प्रयोग होता है। और उसके पश्चात आप यहाँ पर याद रखिएगा एक अन्य विधि है जिसमें हम पढ़ते हैं पत्तियों द्वारा या पत्तियों में उपस्थित कलिका के द्वारा भी कायिक प्रजनन पाया जाता है। वो किन पौधों में है, किस प्रकार से, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। और फिर तत्पश्चात एक अन्य विधि हम पढ़ते हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए प्लस नीट के एग्जाम के लिए ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विधि आपकी कहलाती है ऑफसेट द्वारा
कायिक प्रजनन। तो ये पार्ट याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। भूस्तारिका कहते हैं ऑफसेट को, तो ऑफसेट द्वारा आप याद रखिए। अब पहला हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखिए। अब इनमें आप सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंद द्वारा, अथवा कंद को हम कह रहे हैं ट्यूबर्स द्वारा कायिक प्रजनन। उदाहरण याद रखिए, कंद अथवा ट्यूबर्स के द्वारा जो प्रजनन है वो मुख्य रूप से किसमें मिलेगा, आलू में, जो हम रोज ही अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं। और जब आप आलू में प्रजनन पढ़ते हैं तो क्या कारण है कि आलू में प्रजनन उपस्थित है, या कौन सी ऐसी संरचना है आलू के कंद में जिसके कारण उसमें कायिक प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है सामान्य रूप से। यहाँ पे देखिए, जब आप डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है आंखें। ये जो आपके होती हैं आईज ऑफ पोटैटो हम कह रहे हैं, या इसकी आंखें हम कहते हैं, ये वास्तविक रूप में कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण होती है। तो ये पार्ट याद रखिएगा कि आईज ऑफ पोटैटो किसका रूपांतरण है, कक्षस्थ कलिका का। और कलिका में चूंकि हम पढ़ते हैं कि कलिकाएं सामान्य रूप से तनों पे उपस्थित होती है, अतः आप याद रखिए जो आलू है ये रूपांतरित भूमिगत तना कहलाता है। और इन्हीं कलिकाओं की उपस्थिति के कारण इस संरचना में या कंद में आप याद रखिए नए पौधों को निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। जो दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण यहाँ पर कायिक प्रजनन का है, प्रकंद, या हम सामान्य रूप से इसको राइजोम भी कहते हैं। इंग्लिश नेम भी यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि 1 और 2 ईयर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इंग्लिश नेम ही आए हैं हिंदी में लिख के। तो राइजोम या प्रकंद, प्रकंद और राइजोम का अगर आप उदाहरण अपीयर करते हैं तो सामान्य रूप से अदरक और केले के पौधे में आप याद रखिएगा राइजोम मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो ये पार्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग्म में कायिक प्रजनन प्रकंद के द्वारा पाया जाता है। तो युग्म आप याद रखिए, अदरक और केले के पौधे में मुख्य रूप से कायिक प्रजनन किसके द्वारा होगा, प्रकंद के द्वारा पाया जाता है। अब जब यहाँ पर आप प्रकंद स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो प्रकंद में आप याद रखिएगा, यहाँ फिर ये आता है प्रकंद किस तरह का तना है। तो ये फिर याद रखिए भूमिगत तना है। क्यों है तना प्रकंद, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। और ये पर्व और पर्व संधियां आप याद रखिए, इस तरह से संरचनाएं आपको मिलती है। देखा हुआ है प्रकंद सामान्य रूप से अदरक हम देखते हैं अपने घरों में और उसका उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको अपीयर कर रहे हैं तो ये जो इस तरह की संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं कहलाती हैं इसकी मुख्यतः पर्वसंधि एवं दो पर्वसंधियों के बीच का जो गैप है उसको हम कह रहे हैं पर्व। अगर प्रजनन की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रजनन मुख्य रूप से आप जब प्रकंद में पढ़ रहे हैं तो प्रकंद में याद रखिए जो कलिका उपस्थित है वह कलिका अपनी कहलाती है अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कायिक प्रजनन की क्षमता है। और पुनः याद रखिए कि प्रकंद एक तने का रूपांतरण है। क्यों, क्योंकि इसमें पर्व एवं पर्व संधियां मिलती है। जब भी आप प्रकंद को पढ़ते हैं तो इसका वृद्धि का डायरेक्शन या दिशा याद रखिए, ये हमेशा क्षैतिज दिशा में अग्र रूप से वृद्धि करने वाला भूमिगत तना होता है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा प्रकंद के लिए। अब हम यहाँ पर तीसरी विधि पढ़ते हैं जो आपका एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, पर घनकंद भी याद रखिए। प्रकंद के समान ही संरचना है। सामान्य रूप से अरबी या घुइयां आपने देखी हुई है। अरबी में हम सामान्य रूप से जो भूमिगत तना देखते हैं वो घनकंद का रूपांतरण है। एग्जाम्पल्स में आपको कोलोकेशिया लिखा हुआ मिलेगा जो कि नाम है आपका अरबी का। तो यहाँ पर जब हम थर्ड टाइप हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं घनकंद या इसी को हम कहते हैं कॉर्म। घनकंद या कॉर्म का सामान्य उदाहरण याद रखिएगा अरबी, अथवा इसको आपको बुक्स में कोलोकेशिया लिखा हुआ भी
मिलता है। तो ये पार्ट याद रखिए। अब जब आप कॉर्म पढ़ रहे हैं तो घनकंद, और ये क्वेश्चन भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए पेपर में, तो आपको ये मिलेगा कि किस तरह से प्रकंद घनकंद से भिन्न होते हैं। तो प्रकंद याद रखिए, जब भी वृद्धि करेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज और अग्र दिशा में वृद्धि करते हैं, परंतु जब आप घनकंद देखते हैं, घनकंद में वृद्धि देखिएगा भूमिगत तने का रूपांतरण, और जो वृद्धि की दिशा है वो हमेशा अग्र दिशा में है, परंतु कैसे, ऊर्ध्वाधर। तो नीचे की तरफ गति कर रहे हैं, और मुख्य रूप से अग्र दिशा में नीचे की ओर गति करने वाले तने हैं। तो यहाँ पे वृद्धि क्षैतिज है, यहाँ पर वृद्धि नीचे की तरफ, भूमि की तरफ या नीचे की ओर उपस्थित होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन आप याद रखिए। दूसरा, संरचना में फिर आप याद रखिए जो कलिकाएं हैं, यहाँ तना जो वृद्धि कर रहा है वो फिर आप याद रखिए कलिकाओं के कारण है। और कलिका किस प्रकार की है, यहाँ पर पुनः हम आते हैं अपस्थानिक कलिका की ओर। तो यहाँ पर अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के कारण घनकंद में कायिक प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। यह भूमिगत तना है, क्योंकि प्रकंद के समान घनकंद में भी पर्व संधि एवं पर्व उपस्थित होते हैं। और इसकी, क्योंकि पर्व और पर्व संधि याद रखिए, क्लास 11th में पढ़ा है आपने कि तने को जब हम परिभाषित करते हैं तो पौधे का वह भाग जिसमें पर्व एवं पर्व संधि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, वो तने का भाग आपका, वो पौधे का वह भाग जिसमें पर्व एवं पर्व संधि सामान्य रूप से परिलक्षित होते हैं, उस भाग को हम तना कहते हैं। तो ये भाग आप याद रखिएगा घनकंद में उपस्थित है, इसलिए ये भूमिगत तना है। इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं बल्बिल्स। शल्कपत्र आपने पढ़ा हुआ है, शल्कपत्र हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। शल्कपत्र आपने या शल्ककंद पढ़ा हुआ है। ये मुख्य रूप से आपके प्याज में और लहसुन में उपस्थित होते हैं, परंतु यहाँ पर हम डी का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। बल्बिल्स हम कह रहे हैं, तो बल्बिल्स यहाँ पर आप याद रखिए, बल्बिल्स इसका इंग्लिश नाम है। पहले ही मैं बता दिया है मैंने कि हिंदी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे ही याद आता है तो मैं उसको आपका वहां पर शो कर दूंगी। तो बल्बिल्स आप याद रखिए। बल्बिल्स यहाँ पर आपके मुख्य रूप से अगेव के पौधे में उपस्थित होते हैं। बल्बिल्स आप याद रखिएगा, तना अत्यधिक संकुचित एवं जो मांसल शल्कपत्र हैं जिनमें भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, वो शल्कपत्र एक दूसरे के साथ अत्यंत सघन रूप से जुड़े हुए होते हैं। अंतर शल्ककंद में, शल्कपत्र में या फिर बल्बिल्स में एक ही है। लहसुन में जो कलियां हैं या उनकी मांसल पत्तियां हैं जिनमें भोजन उपस्थित है, उनको आप एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, परंतु जब आप बल्बिल्स को स्टडी करते हैं तो इनमें उपस्थित पत्तियां एक दूसरे से सघन रूप से जुड़ी होती है। तो बल्बिल्स को आप काट सकते हैं, परंतु इन पत्तियों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। और बल्बिल्स में आप याद रखिएगा, ये आपके होती है मांसल पत्तियां जिनमें भोज्य संरक्षित। तो ये पार्ट याद रखिएगा। उदाहरण यहाँ पे महत्वपूर्ण है। मैच द कॉलम टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें आपके एग्जाम्पल और उसके प्रकार आते हैं कायिक प्रजनन के रूप में। इसके पश्चात जो मोस्ट एक आप अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ई, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें आप पढ़ते हैं पत्र कलिका, यहाँ पत्तियों द्वारा लिखा है, बट मुख्य रूप से याद रखिए पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रजनन। पत्र कलिका द्वारा जब हम कायिक प्रजनन कहते हैं, उदाहरण इसका याद रखिएगा। सामान्य उदाहरण है ब्रायोफिलम या पत्थर चटा भी इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में मुख्य रूप से कायिक प्रजनन पत्र कलिका के द्वारा होता है। ब्रायोफिलम में देखिए जो पत्तियां होती है, पत्तियां मार्जिन्स में कटी हुई होती हैं, और इन मार्जिन्स के अक्ष पर आप याद रखिएगा मुख्य रूप से कलिकाएं उपस्थित होती हैं। जहां भी आप कलिका पढ़ेंगे, ठीक है, वो मुख्य रूप से कलिका के प्रकार याद रखिएगा। आलू में जो कलिकाएं हैं वो कक्षस्थ कलिका है। प्रकंद और घनकंद में कलिकाएं कैसी होती है? अपस्थानिक कलिकाएं।
और पुनः पत्रकलिका, पत्रकलिका किसका रूपांतरण है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। पत्रकलिकाएं मुख्य रूप से आप याद रखिए रूपांतरित अपस्थानिक कलिका होती हैं। तो यहाँ पर ये फिर याद रखिए कि पत्रकलिका किसका रूपांतरण है, अपस्थानिक कलिका का। एंड जो पत्तियां यहाँ पे ब्रायोफिल्म में होती है वो कुछ मांसल पत्तियां होती है, और पौधे की निचली पत्तियां या जो वह पत्तियां जो सामान्य रूप से मिट्टी की सतह के संपर्क में होती हैं, वह पत्तियां जब वर्षा ऋतु या बारिश के समय नमी युक्त मिट्टी के संपर्क में आती है तो कलिकाओं में अथवा अपस्थानिक कलिका याद रखिए, इनमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अंकुरण के परिणाम स्वरूप नए छोटे पौधों का निर्माण मुख्य पौधे पे लगी हुई पत्ती पर होना प्रारंभ होता है। तो पत्ती अगर आपने देखा होगा ब्रायोफिल्म के पौधे को, तो बारिश के समय आप देखिए इसमें नीचे की पत्तियों में अनेक छोटे पौधे आपको मुख्य पौधों के ऊपर लगे हुए ही पाए जाते हैं। धीरे धीरे यह पत्ती अपने पैतृक पौधे से पृथक होती है और नमी युक्त मिट्टी के संपर्क में आने पर ये जो छोटे छोटे नए पौधे विकसित होते हैं, ये पौधे पुनः नए पौधों में अथवा संतति पौधों में निर्मित होते हैं। तो ये प्रक्रिया आप याद रखिए कि पत्रकलिका है। तो ये इतना पार्ट आप याद रखिएगा। पत्रकलिका ब्रायोफिल्म में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कायिक प्रजनन में सहायक होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसमें आप याद रखिए कायिक प्रजनन पौधों में ऑफसेट के द्वारा पाया जाता है। जब हम ऑफसेट के द्वारा कायिक प्रजनन पढ़ते हैं तो मुख्य उदाहरण यहाँ पर याद रखिए दो पौधे हैं हमारे पास, जलकुंभी और पिस्टिया। इन दो पौधों में मुख्य रूप से कायिक प्रजनन ऑफसेट के द्वारा पाया जाता है। जब ऑफसेट आप पढ़ते हैं तब याद रखिएगा यह जो तना है, यह तना मुख्य रूप से जलीय पौधों में उपस्थित होता है। तो ऑफसेट याद रखिए मुख्य लक्षण जलीय पौधों का है, तो जलीय पौधों का मुख्य लक्षण है। तथा यहाँ पर जब हम ऑफसेट पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, तो लगभग आप याद रखिए एक पर्व लंबा तना जो वायवीय गैसों के संचय हेतु फूला हुआ होता है। बलून के जैसे ये तने फूल जाते हैं और परिणाम स्वरूप इनमें याद रखिएगा, परिणाम स्वरूप इनमें मुख्य रूप से क्या होगा, वायवीय गैसें पाई जाती है और इन वायवीय गैसों की उपस्थिति के कारण यह तना समस्त पौधे को पानी में तैरती हुई अवस्था में रखने में सहायक होते हैं। दूसरा याद रखिए तने के दोनों ओर पर्वसंधि पर पत्तियों का समूह पाया जाता है। ऑफसेट के तने का अध्ययन करते हैं, इस तरह का एक पर्व लंबा तना आपको दिखेगा। दूसरा आप याद रखिए पर्व संधियां दोनों तरफ उपस्थित है जिसमें चक्राकार रूप में अनेक पत्तियां समूह में उपस्थित होती है। ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं वाटर हाइसिंथ अथवा जलकुंभी के लिए, और रेशेदार जड़ें यहाँ पर आपको मुख्य रूप से उपस्थित होती है। ये जो तना है इस तने को हम मुख्य रूप से कह रहे हैं ऑफसेट। अब जब हम जलकुंभी पढ़ते हैं तो जलकुंभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो यहाँ पर याद रखिए जब आप जलकुंभी को पढ़ेंगे तो जलकुंभी का अनदर आप नाम याद रखिएगा। एक आप कह रहे हैं इसको वाटर हाइसिंथ, ये आया हुए क्वेश्चन से, वाटर हाइसिंथ आप याद रखिए। दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम आप पढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम आप पढ़ते हैं आइकोर्निया, आइशोर्निया भी लिखा हुआ है बुक्स में, प्रोनाउंसिएशन वेरी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइकोर्निया, क्रेसिप्स आप याद रखिए।
ये इसका वैज्ञानिक नामकरण है द्विनामकरण पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट आप इस पौधे को कहते हैं, इसकी हिस्ट्री एक विशिष्ट प्रकार की है और इसके कारण इस पौधे को कहा जाता है बंगाल का आतंक। तो ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, प्लस जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बंगाल का आतंक। तो आइशोर्निया क्रेसिप्स मुख्य रूप से याद रखिए क्योंकि वैज्ञानिक नाम आ रहा है। तीसरा नेक्स्ट पार्ट आप याद रखिए कि पौधा किस प्रकार के जल में वृद्धि करता है। तो जब आप ये अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से याद रखिए जलकुंभी ठहरे हुए पानी के स्रोतों में हिंदी लिखने में ठहरे पानी के स्रोतों में वृद्धि करता है। एक याद रखिए ये पार्ट। दूसरा कि जलीय वातावरण में जब वृद्धि करता है तो जलीय तंत्र पे इसका क्या प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन में मिलेगा। तो जलकुंभी जब भी ठहरे पानी के स्रोतों में वृद्धि करता है तो पानी से या फिर जलीय तंत्र समस्त ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फलस्वरूप आप याद रखिए, फलस्वरूप जलीय जीवों में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है एंड जलीय जीव की मृत्यु के लिए उत्तरदायी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे। तो कायिक प्रजनन में एज सच आपका या तो क्वेश्चन मैच द कॉलम का आता है या मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वाटर हाइसिंथ से ही आ रहे हैं। बंगाल का आतंक ठहरे पानी के स्रोतों में वृद्धि करेगा, जलीय तंत्र पे वाटर हाइसिंथ का क्या प्रभाव है या जलकुंभी का क्या प्रभाव है। तो याद रखिए जब जलकुंभी अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करना प्रारंभ करते हैं उस अवस्था में आप याद रखिए कि यह जलकुंभी पानी में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। परिणाम स्वरूप उस जल में उपस्थित अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होती है और परिणाम स्वरूप उन जीवों की मृत्यु होना प्रारंभ होती है। मछलियां मुख्य रूप से जलीय जीवों के अंतर्गत है जिनकी मृत्यु होना प्रारंभ होती है। तो ये भाग याद रखिए। दूसरा, इसको हम एक अत्यंत घातक खरपतवार या जलीय खरपतवार भी कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को, और इसकी जो वृद्धि है वो इतने अत्यधिक दर पे होती है कि जिस दर से हम इसको पानी से पृथक करते हैं, पानी के जलीय तंत्र से पृथक करते हैं, उसकी दोगुनी वृद्धि से इसमें प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसलिए सामान्य रूप से अगर किसी जलीय तंत्र में एक बार वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी पनपने लगता है तो उस जल को जलकुंभी से मुक्त करना लगभग पॉसिबल नहीं होता है या लगभग असंभव होता है। इसलिए इसे जल का एक इन्वेसिव वीड या खतरनाक खरपतवार भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से आज जो हमने पढ़ा हुआ है कायिक प्रजनन के लिए हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो कायिक प्रजनन की जो विधियां हैं उसमें आपने कंद आलू में पढ़ रहे हैं, प्रकंद के द्वारा आप पढ़ रहे हैं किसमें, अदरक और केले के पौधे में प्रकंद के द्वारा कायिक प्रजनन है। घनकंद मुख्य रूप से आप देखते हैं अरबी में। उसके बाद आप बल्बिल्स पढ़ रहे हैं, बल्बिल्स अगेव के पौधे में याद रखिए। और फिर ऑफसेट हम पढ़ रहे हैं या भूस्तारिका कहते हैं। ऑफसेट आप मुख्य रूप से याद रखिए पिस्टिया और जलकुंभी के पौधों में। नाम याद रखिए, कंद प्रकंद घनकंद अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे याद रखिए कि क्यों इनको आप भूमिगत तने के रूपांतरण कह रहे हैं। पत्र कलिका में उपस्थित कलिका किसका रूपांतरण है, तो वो याद रखिए वो अपस्थानिक कलिका का उदाहरण है। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो लैंगिक प्रजनन की महत्वपूर्ण जो आपकी अवस्थाएं हैं पढ़ते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस या कितनी विभिन्न अवस्थाएं हैं जिन 3 अवस्थाओं में लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। तो वो विभिन्न अवस्थाओं को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल के लिए
उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये मटेरियल पसंद आ रहा है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको किसी भी फॉर्म में अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक माय वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। एंड अगले सेशन तक जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर से, चैनल के साथ कनेक्ट रहना है और बाय दैट टाइम मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।